अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम लेक्चर्स। आज बात करेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में ही हमने डिस्कशन की है, जिसमें एंटी मस्कुलिनिक एजेंट्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की बात की थी। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में हमने पहले एजेंट दैट इज नॉन डिपोलराइजिंग इसे कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिपोलराइजिंग एजेंट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर को अच्छे से समझना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्पस क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का? पर्पस ये है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करना और रिलैक्सेशन को प्रमोट करना, रिलैक्सेशन करवाना। यूज कहाँ होता है? नॉर्मली सर्जरी वगैरह के लिए और इंट्यूबेशन प्रोसेस के लिए, हम ट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। जिसमें हमने नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस सॉरी जिसमें हमने नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, कि वहां पर होता है ये एक्चुअली एंटागोनिस्ट होते हैं जिन्हें हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहते हैं। वो जाके निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं। न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन जो होता है उसकी जो एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग, और ये जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पहुँचती है वो स्केलेटल मसल्स होता है, वहाँ सरफेस पे इन्फॉर्मेशन ये पहुँचाई जा रही होती है। तो वहाँ जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स पे ये नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स बाइंड कर लिया करते थे, और कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म था उसको इनहिबिट कर दिया करते थे। इस तरीके से मस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाया करती थी, और हम इसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, सर्जरी के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। इंट्यूबेशन करवाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवानी है, उन सब के लिए। अगर किसी को वो अच्छे से याद है तो डीपोलराइजिंग एजेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, डीपोलराइजिंग एजेंट का भी वही काम है जो नॉन पोलराइजिंग एजेंट का काम है, बट मसला ये है कि ये खुद नाम से शो हो रहा है डीपोलराइजेशन का प्रोसेस करवाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। बात ये की थी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो यहाँ नर्व एंडिंग पे मौजूद है, वेसिकल्स में, और हमने जो डिस्कस किया था वो एसिटाइलकोलिन को डिस्कस किया था। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया था एक्शन पोटेंशियल के रिजल्ट में, और फिर वो एसिटाइलकोलिन क्या करता है? निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। यहाँ पे अब ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करके आयन चैनल को ओपन कर देता है, और जिसकी वजह से सोडियम जो है वो इन हो जाता है और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट में क्या था कि सोडियम इन उस वक्त होता था और डीपोलराइजेशन उस वक्त होती थी जब ये आयन चैनल ओपन होते थे एसिटाइलकोलिन के बाइंड करने से निकोटिनिक रिसेप्टर पे। तो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट में ये होता था कि एक एंटागोनिस्ट आता था और वो बजाय एसिटाइलकोलिन के खुद यहाँ पे बाइंड हो जाया करता था। ठीक है, और एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने नहीं देता था। जब खुद बाइंड हो गया तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, वो सारा मैकेनिज्म स्टॉप करवा दिया करता था। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास डीपोलराइजिंग एजेंट है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू टू फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। पहले फेज में ये होगा कि जो मॉलिक्यूल है, जो एंटागोनिस्ट है, यानी जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर डीपोलराइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, वो है सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज ब्लॉकर, एक्ट कर रहा है एज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, और वो आके यहाँ निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। ठीक है, किसने बाइंड किया? सक्सिनाइल कोलिन ने बाइंड किया। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एससी लिख देती हूँ। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन क्या है? ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। डीपोलराइजिंग एजेंट के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। ये नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट नहीं बल्कि डीपोलराइजिंग एजेंट है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, और ये रिसेप्टर निकोटीन वाला कहाँ पे था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, स्केलेटल मसल्स पे। तो अब ये सक्सिनाइल कोलिन जो है, जब ये खुद बाइंड करता है तो ये ऑलमोस्ट वही काम करवा रहा होता है जो एसिटाइल कोलिन काम करवाता है। क्या? डीपोलराइजेशन मींस आयन चैनल ओपन हो जाएंगे,
और सोडियम जो है वो इन होगा और डीपोलराइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि डीपोलराइजिंग एजेंट है। वो पिछले कौन से थे? नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन जब होगी तो सेम वही स्ट्रेटेजी के टी ट्यूब्यूलिन जो है वो एक्टिवेट उसमें हो जाना है और फिर कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, वो रिलीज होगी तो कैल्शियम रिलीज होने के बाद क्या करेगा, वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को स्टिमुलेट करेगा और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये तो पहले होगा सक्सिनाइलकोलिन के बाइंड करने से, बट मसला क्या है, मसला ये है कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई। गौर से सुनिएगा, अगर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता तो यू नो दिस वेरी वेल दैट दिस एरिया इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है ना। और एक एंजाइम मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन में, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस। वो क्या होता है? वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस इस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, कोलिन मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और एसिटेट मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ठीक है, रिसाइक्लिंग के लिए फिर वो चला जाया करता था। ठीक है, फिर उससे ये होता था फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, बस जितनी जरूरत थी उतनी कर ली, जो एक्सीस है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन तो उसको एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम की हेल्प से डिग्रेड कर दिया और हमारा काम हो गया। बट यहाँ ये जो सक्सिनाइलकोलिन है ये एसिटाइलकोलिन की तरह डिग्रेड नहीं होगा बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक एसिटाइलकोलिन को लेकर, वो कोई सक्सिनाइलकोलिन को थोड़ी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एसिटाइलकोलिन अगर बाइंड किया हुआ है निकोटिनिक रिसेप्टर से, सो देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट टू ब्रेक दिस सक्सिनाइलकोलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअसली ये अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कंटिन्यूअसली ये आयन चैनल ओपन होंगे और कंटिन्यूअसली ये सोडियम इन होते रहेंगे और ये सारा का सारा प्रोसेस स्टिमुलेट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जिसके रिजल्ट में ट्विचिंग हो जाएगी, यानी फेसिकुलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जो कि ये पूरा जो कहलाता है मैकेनिज्म जिसमें कंटिन्यूअसली वो रिस्पॉन्ड किए चले जा रहा है, स्टिमुलेट किए चले जा रहा है, तो ये कहलाता है फेस 1। एंड फेस 1 का जो रिजल्ट होता है वो होता है फेसिकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मसल्स, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? मसल्स फेसिकुलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी जिसको मसल ट्विचिंग भी कहते हैं। ठीक है, फेसिकुलेशन हो जाएगी। ये तो था फेस 1, बट आप कहेंगे कि हमने तो यहाँ पे मस्कुलर रिलैक्सेशन करवानी है, ये तो मजीद फेसिकुलेशन हो गई है। तो होगा ये, डोंट वरी अबाउट दिस, होगा ये कि अब फेस 1 तो कंप्लीट हो गया, अब ये लीड करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है ना जो भी हो रहा है, तो अब वो लीड करेगा, ये कंटिन्यूअस जो बाइंडिंग है सक्सिनाइलकोलिन की इस निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, जो डीपोलराइजेशन इफेक्ट बार बार प्रोड्यूस करवा रहा है, बार बार स्टिमुलेट किया जा रहा है, बार बार नर्व इम्पल्स, और ये सारा पूरा मैकेनिज्म रिपीट हो रहा है, तो अब ये लीड करेगा फेज 2 को, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? जिसके रिजल्ट में ये होगा कि यहाँ जो रिसेप्टर है निकोटिनिक, जिनसे ये सक्सिनाइलकोलिन बाइंड किया हुआ था, अब जब ये कंटिन्यूअस बाइंडिंग मैनर में है, बाइंडिंग पोजीशन में है और इसको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, तो ये आयन चैनल जो ओपन हुए थे स्टार्टिंग में फेज 1 में, फेज 2 में जैसे ये लीड करेगा ये रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अब कहेंगे रेजिस्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे, बार बार सिग्नल आता है, बार बार कोई स्टिमुलेट करता है, तो अब ये रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे, और ये सब कब होगा? फेज 2 में होगा। ठीक है, तो वहां क्या हो रही थी? डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? जब वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा तो अब क्या होगा? ये खुद ब खुद क्या होगा? एकदम से चेंज आएगा और ग्रेजुअल रीपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सोडियम चैनल जो थे, यहाँ पे जिनको आयन चैनल कह रहे हैं, जिसके अंदर से सोडियम निकल के आते हैं और अंदर चले जाते हैं यहाँ से, तो सोडियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। सही है, वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो कहेगा बस अब बहुत हो गया है, और क्या होगा? रीपोलराइजेशन हो जाएगी, और ना सिर्फ ये होगा बल्कि ये एक रेजिस्टेंट भी कॉज करेंगे किसको लेकर? डीपोलराइजेशन को, कि फर्दर डीपोलराइजेशन ना हो, बस बहुत हो गया, इनफ।
और फिर जैसे मैंने बताया था कि फेज 1 में फेसिकुलेशन होता है, तो फेज 2 का रिजल्ट क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस। जब उसने रेजिस्टेंट कर ली, रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, तो फाइनली अब क्या होगा, सोडियम जो है वो इसके जो ये चैनल जो थे वो ब्लॉक हो गए, क्लोज हो गए, तो अब इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी, तो इसका फेज 2 का जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, जो हमें चाहिए था। ठीक है, ये सक्सिनाइल जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता, अगर ये बाइंड कर जाए, और से सुनिएगा, अगर ये बाइंड कर जाए सक्सिनाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद है, ठीक है, वहां ये डिग्रेड नहीं होगा। बट प्लाज्मा में ये बहुत रैपिडली डिग्रेड हो जाता है, सेम उसी एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से। ठीक है, क्लिनिकल इसकी यूजफुल इंपॉर्टेंस जो है वो थेराप्यूटिक जो यूज है क्या है, हम यूज करते हैं इस एजेंट को भी मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए, और फिर इसके अलावा इसे जो यूज किया जा रहा होता है ना, वो हम जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक ट्रीटमेंट होती है उसके दौरान भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करें तो सेम वो स्ट्रेटजी के ओरली इनफेक्टिव है, ये पुअर एब्जॉर्ब होता है, इतनी अच्छी वेल एब्जॉर्प्शन नहीं शो हुई, और आईवी रूट के थ्रू हम इसे देते हैं, क्योंकि इसका जो ऑनसेट है और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ऑनसेट बहुत रैपिड है, बस अभी दी और फौरन से काम हो गया, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, वो भी बहुत शॉर्ट है, कितनी, तकरीबन सेवरल मिनट्स तक। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट तो किसी की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 मिनट्स थी, किसी की 90 मिनट्स थी, किसी की 107 तक गई थी, 100 मिनट्स क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ पे इसके केस में डीपोलराइजिंग एजेंट जो कि हम सक्सिनाइलकोलिन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो दैट इज सेवरल मिनट्स। जब आईवी रूट के थ्रू हम इसे देते हैं तो तकरीबन तकरीबन सेवरल मिनट ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है, और रिजल्ट्स फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन। रैपिड हाइड्रोलिसिस क्यों इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ये प्लाज्मा में है ना, तो वहां तो ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम से डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट अगर ये बाइंड कर गया, जो इसका कुछ हिस्सा अगर बच गया और वो चला गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, वहां पे स्केलेटल मसल्स में जो रिसेप्टर्स है निकोटिन, वहां उनके साथ जाके बाइंड कर दिया, तो अब वहां पे ये सिक्योर है, वहां ये डिग्रेड नहीं होगा, नहीं इस कोलिनेस्टरेज एंजाइम के इफेक्ट से ब्रेक होगा। ठीक है, तो क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्लाज्मा में ये इजीली रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाएगा उस एंजाइम के थ्रू, तो फिर हम क्या करते हैं, देयरफॉर इसको हम ये करते हैं कि यूजुअली गिवन बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन। एडवर्स इफेक्ट जो इसके हैं, हाइपरथर्मिया, एपनिया और हाइपरकैलेमिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।